नमस्ते बच्चों। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। नाम से समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट से कुछ इफेक्ट लाएगा। करंट के कुछ इफेक्ट्स होंगे, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसके फिर कुछ इफेक्ट्स होंगे। तो ये नहीं कि हम सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे, पहले हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन पहले कब ये सोचा गया होगा, फर्स्ट टाइम कैसे दिमाग में आया होगा? इसके लिए 1820 में ऑर्स्टेड, एक साइंटिस्ट, आपने नाम सुना हो, वो अपना एक लेक्चर देने जा रहे थे। वो लेक्चर का जो सब्जेक्ट था दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गैल्वेनिज्म, मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप जानते हैं, गैल्वेनिज्म मतलब करंट फ्लो, कांस्टेंट करंट जो फ्लो होते हैं, बैटरी से जो करंट फ्लो होते हैं, और मैग्नेटिज्म। उस जमाने में खास बात यह थी, ये सोचा जाता था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और गैल्वेनिज्म यानी करंट तो आपस में कनेक्टेड है। वो इस तरह से थॉट बनती कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इलेक्ट्रिक शॉक्स लग सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी में भी इलेक्ट्रिक शॉक्स लग सकते हैं, यानी कुछ रिलेशन है। लेकिन मैग्नेटिज्म वाज थॉट एज डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट सब्जेक्ट। उसके बारे में मान जाते कि भाई अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से होता है या मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। इनको कनेक्टेड नहीं मानते थे, लेकिन ओर्स्टेड के दिमाग में था कि कनेक्शन है। वो उस लेक्चर से पहले कोशिश भी कर रहे थे कुछ सेटअप लेकर कि ये प्रूव हो जाए, लेकिन वो उस वक्त उन्होंने एक मिस्टेक करी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, उस वजह से नहीं हो पाया। ड्यूरिंग द लेक्चर उनके दिमाग में बात आई और हाथों हाथ लेक्चर खत्म होने के बाद उन्होंने उस सेटअप को वापस से अरेंज करके देखा एंड ही फाउंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इससे को समझें उससे पहले उन्होंने क्या किया और कैसे उनको मिला, उससे पहले एक बेसिक थ्योरी पे चलते हैं। क्या कि अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आप सब जानते हैं इट विल मूव। कब मूव करेगा? व्हेन इट विल बी फोर्स्ड और इट विल एक्सपीरियंस सम एक्सटर्नल फोर्स। कोई फोर्स बाहर से लगे तो ये रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा। लेट्स से एक रॉड है, ऐसे पिवट की गई है। इफ इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, विच मीन्स देयर इज सम टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क इज वर्किंग ऑन दिस रॉड। मीनिंग अगर कोई चीज रुकी हुई है, चलने लगी, कोई चीज रुकी हुई है, घूमने लगी, विच मीन्स देयर इज सम फोर्स एंड टॉर्क। इसी तरह से अगर कोई मैग्नेटिक निडल है, मैग्नेटिक निडल एक तरह से मैग्नेट मानो बच्चों, अगर वो मैग्नेटिक निडल इस तरह से ये मैग्नेटिक निडल बनाते हैं, इसका रेड वाला पार्ट जनरली जो होता है वो नॉर्थ होता है। अगर निडल यहां पिवट कर दी गई इस पॉइंट के अबाउट लाइक दिस, ऐसे, और ये ऐसे ऐसे घूमती है या डिफ्लेक्ट होती, व्हाट डज इट मीन? ये बता रहा है कि कंफर्म है कि इस पर सम फोर्स एंड टॉर्क आर वर्किंग। बस इसी कॉन्सेप्ट पर यहां पर ऑर्स्टेड ने भी इस चीज को फील किया। ऑर्स्टेड ने क्या किया, एक वायर लिया, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, और कंपास निडल को इसके नीचे रखा। ठीक है, ये जैसे ये कंपास है बच्चों, ये कंपास है। अभी मैं एग्जैक्टली इसके जो है, ये इस तरह से कंपास है, आप देख सकते हैं। और ये कंपास निडल को ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा जाता है, इसके बारे में हम समझेंगे। इस निडल को हॉरिजॉन्टली रखा इस तरह से, और वायर इसके ऊपर रखा, और फिर उन्होंने डिफ्लेक्शन देखा। किस डायरेक्शन डिफ्लेक्शन, अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने एक डिफ्लेक्शन देखा। उन्होंने देखा कि ये जो कंपास उन्होंने रखा, लेट्स से ये निडल ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, इसकी ओरिजिनल पोजीशन, ये डैश्ड पोजीशन, लेट्स से ये पोजीशन उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, और ये घूम के उधर चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली इस पर टॉर्क लगा। इस पर टॉर्क लगाया यानी डेफिनेटली यहां क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड है तो सराउंडिंग में तो कुछ प्रोड्यूस करने वाला है नहीं, मीनिंग इस वायर का कुछ न कुछ अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ऑर्स्टेड का स्टेटमेंट, ऑर्स्टेड ने फर्स्ट टाइम प्रूव किया कि हां मैग्नेटिक फील्ड, करंट से मैग्नेटिक फील्ड होता है। और एक और खास बात, जब डायरेक्शन को रिवर्स किया गया
तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हुई होगी और डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हुआ। बहुत सिंपल सेटअप ये था। आप देख सकते हैं कि यहां पर एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है। देखिए बच्चों, ये वायर है जिसमें करंट फ्लो करेगा। ये बैटरी है, रियोस्टेट है टू कंट्रोल द करंट, और ये कीज है। नीचे निडल रखी गई है, कंपास निडल रखी गई है। अभी इसके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, बस ये है कि मान लो निडल अगर ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली थी और जब इसको की को ऑन किया गया, यहां कोई करंट फ्लो किया, इधर से इधर भी कर सकता है, इधर से इधर कर सकता है, तो अभी पता नहीं कर सकते। करंट इधर से इधर फ्लो हुआ, लेकिन इसके फ्लो से ये निडल में डिफ्लेक्शन आया, और डिफ्लेक्शन ने प्रूव कर दिया कि इस वायर के में करंट फ्लो से इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और उसने इसको निडल को डिफ्लेक्ट किया। तो ये बात हो गई कंफर्म्ड कि एक वायर में अगर करंट फ्लो करता है, इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो फिर अगला क्वेश्चन क्या आता है? अगला क्वेश्चन यह आता है कि अगर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि यहां से यहां मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिर उस मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यूज होनी चाहिए। अब वो वैल्यू क्या होगी, उसके बाद उसको समझाने के लिए ये तो था कि हां होता है, लेकिन कितना होता है वो भी तो एक क्वेश्चन है बच्चों। इसके लिए आए फिर दो साइंटिस्ट, बायो और सावर। उन्होंने मैथमेटिकली बताया कि कितनी डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन उन्होंने किस बारे में बात करी और कैसे उसको हम समझ सकते हैं, मैं इसको आपको समझाता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंपैरिजन से, तो आपको और अच्छा फील आएगा। किस तरह से? देखो, मान लो मैं ये बोलता हूं एक पॉइंट चार्ज है, समझना बच्चों, एक पॉइंट चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या प्रोपोर्शनली रखती है? तो यू नो दैट E प्रोपोर्शनल टू Q बाय R स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोर्स, एंड इनवर्सली स्क्वायर, जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट यू नो। नाउ आई एम considering a P1 point, a P2 point over here at an angle, let's say 30 degree, at the same distance R. Now what will be the electric field? Will it change or not? या देखते हैं, यहां से यहां आए तो Q remains Q, the distance R remains R, which means electric field doesn't change at the point P1, P2. I'm saying its direction. इसकी direction change नहीं हो रही है, इसकी direction change हो रही, सॉरी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। यहां पर ये यहां R है और यहां R है, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। अब अगर इसको कंपेयर करें तो सबसे पहले बात करेंगे यहां पर IDL। यहां एक पॉइंट चार्ज है बच्चों, we are considering a current element. I is current and DL is element, combinedly current element. ये जैसे यहां पॉइंट चार्ज है, ऐसे यहां छोटा सा एक करंट का पार्ट है, और ये जो करंट एलिमेंट है, सी दिस इज एलिमेंट एंड दिस इज योर करंट एलिमेंट। यहां ये जो है इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन किधर होगी? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में करंट एलिमेंट लिया जाता है। ठीक, तो हमने यहां पर लिया एक I और एक DL करंट एलिमेंट। इससे यहां पर इस जगह पर R डिस्टेंस पर, इससे R डिस्टेंस पर यहां पर लेट्स से P1 पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली देखा। क्या मिल रहा है? दो चीजें बिल्कुल एक जैसी यहां पर प्रोपोर्शनलिटी मिल रही है। E की जगह आ गया B, लेकिन क्योंकि बच्चों ये एलिमेंटल है तो यहां लिखेंगे dB, प्रोपोर्शनल टू यहां सोर्स कौन है? IDL, और इस जगह R स्क्वायर। यहां तक तो बात बिल्कुल सेम है, लेकिन चेंज आ रहा है। अब क्या कर रहा हूं? सेम R डिस्टेंस पर 30 डिग्री पर यहां पर मैंने लिया एक पॉइंट P2,
और फिर से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व किया तो वो डिफरेंट आया, और फिर ये चीज ऑब्जर्व करी उन्होंने, बायो सावर्ट ने ऑब्जर्व करी कि अगर ये एलिमेंट की डायरेक्शन है, सी दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये एलिमेंट की डायरेक्शन है और ये पॉइंट कंसिडरेशन में है, तो इस एलिमेंट से इस पॉइंट की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ होगा, आर वेक्टर, इसका पोजीशन फ्रॉम करंट एलिमेंट, स्टार्ट फ्रॉम करंट एलिमेंट एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट पॉइंट, और लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। तो क्या ऑब्जर्व किया कि डिस्टेंस अगर आर सेम रखी जाए, अगर यहां डिस्टेंस आर सेम रखी जाए तो बच्चों मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर यहां डिस्टेंस चेंज की जाए तो ये डिपेंड करता है थीटा पर। और यह भी ऑब्जर्व किया गया कि जैसे जैसे ये थीटा यहां से बढ़ रहा है, इट इज इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजिंग, theta increasing, value is increasing, so there comes a term sin theta, and this is the basic difference between these two expressions, these two proportionalities. थीटा पर भी डिपेंडेंसी है। अच्छा, अब जब इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखें और थीटा पर अगर डिपेंडेंस देखें तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट भी यहीं क्लियर होता है जो एग्जाम में भी आया हुआ है। अगर इस पॉइंट को ध्यान से देखें, इस पॉइंट को आर डिस्टेंस पर ही है, थीटा एंगल पर है, मैं इधर लेकर आ रहा हूं, तो जब ये पॉइंट इस जगह पर आएगा तो थीटा इज बिकम 90 डिग्री, थीटा बिकम 90, थीटा 90 पर वैल्यू साइन 90 मैक्सिमम होगा। बट इफ दिस पॉइंट इज मूविंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, देन दिस थीटा इज डिक्रीजिंग, and when we arrive at this point, this theta becomes 0 and sin 0 is 0, which means magnetic field becomes 0. Magnetic field becomes 0 कहां पर, the axial point, ये जो हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया, see that हमने जो एलिमेंट सेलेक्ट किया इसके एक्सिस पर एक पॉइंट जो आया वहां मैग्नेटिक फील्ड 0 आया। सिमिलरली यहां पर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप इस एंगल को यहां लाएंगे, थीटा इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, और इस पॉइंट पर थीटा बिकम्स पाई होगा, तो साइन पाई इज ऑल्सो 0, विच मीन्स एक्सिस पर इधर हो या इधर हो मैग्नेटिक फील्ड 0 मिला। ये सब एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स हैं, और फिर बनाया गया लॉ, बायो सावर्ट लॉ। क्या हो गया, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो proportional to the current element, proportional to the 1 upon r square, and proportional to the theta of sine of theta angle between vector r and dl। ठीक, अब हम इस लॉ के स्टेटमेंट पर आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, सी दैट दिस इज इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट is directly proportional to that element ideal, sine of the angle theta between element and position vector। ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में ये r, इनके बीच में एंगल, and inversely proportional to the square of the distance of the point from element, inversely proportional to the square of the distance of the point from element, ये r। इस तरह से ये तीनों अगर अपन कंबाइन करते हैं बच्चों, कंबाइन करने पर क्या होगा, हमें रिजल्ट मिलेगा कुछ इस तरह से, लेकिन इस रिजल्ट से पहले हम पहले प्रोपोर्शनलिटी की फॉर्म में लिखते हैं, dB प्रोपोर्शनल टू क्या क्या है बच्चों, करंट एलिमेंट के प्रोपोर्शनल, और साइन थीटा के प्रोपोर्शनल, और आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। इन तीनों के प्रोपोर्शनल आया है, तो नाउ वी हैव टू ब्रिंग अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप सब जानते हैं बच्चों, जब E प्रोपोर्शनल Q अपॉन R स्क्वायर होता है, इफ यू ब्रिंग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दैट वाज इन दैट चैप्टर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
1/4πε0। यहां पर भी ऐसा ही कुछ आने वाला है। देयर इज स्लाइट चेंज, नॉट स्लाइट, बहुत बड़ा चेंज है क्योंकि इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। 1/4π रिमेन्स सेम, बट in place of 1/ε0 we will write μ0। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की एक परमिटिविटी थी, ऐसे मैग्नेटिक्स में यहां पर एक परमिएबिलिटी वर्ड आता है। दिस इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, दिस इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो रिप्लेसमेंट बहुत आसान है। हम यहां पर जब प्रोपोर्शनलिटी को करेंगे, लाएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर देखिए वही है। एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट म्यू नॉट अपॉन 4π कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसके बारे में ये जो एक्सप्रेशन पूरा आया है, इसके एक एक पार्ट को समझेंगे। यहां पर इस डायग्राम में एक बार देख लें। आइडियल इज दिस एंड डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। साइन थीटा और आर की पहले बात करेंगे। आर is a position vector, starts from this point to this point, pointing toward this point, and the theta is angle between this element and this position vector r। अब एक एक चीज को यहां पर समझते हैं। सबसे पहले हम इसी का मतलब समझते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसकी क्या यूनिट्स हैं। उससे पहले बच्चों हम यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, ये भी एक एक चीज को समझें। डीएल लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट करंट है, वो तो लेंथ होगी, लेकिन अगर डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन, इट्स इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर इज सेम एज करंट। करंट की डायरेक्शन में ही डीएल वेक्टर की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। ये देखें, आर सिंपली अगर आर लिखते हैं तो इट इज डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम एलिमेंट, बट लेकिन वेक्टर आर लिखेंगे, वेक्टर आर इट इज अ वेक्टर ऑलवेज पॉइंट्स, ऑलवेज, प्लीज इंपॉर्टेंट बात है, always points from current element to the given point। R is always from element to the given point। Theta is angle between DL and R। DL और R के बीच में जो एंगल है, this is angle theta। म्यू नोट इज मैग्नेटिक परमिटिविटी, इसके बारे में आपको समझाऊंगा। जैसे परमिटिविटी है, इसको परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। अब बी को समझते हैं एक एक करके, मैंने जैसे आपको कहा सबको समझेंगे। बी को मैग्नेटिक फील्ड, वी कैन से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और एक और नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन। इन नाम ये जो डिफरेंस इसको बोला जा रहा है, इसका ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार बोलते हैं फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो बच्चा सोचता है फ्लक्स एंड डेंसिटी कुछ और चाहिए, बट इट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, कुछ भी नाम आ सकता है। यूनिट्स ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट्स हैं वो टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर से लिखते हैं न्यूटन अपॉन एम्पेयर इनटू मीटर। सजेशन मेरा ये है कि यहां पर टेस्ला ऑब्वियसली साइंटिस्ट के नाम पर है, वेबर पर मीटर स्क्वायर यूनिट कैसे बनी, न्यूटन अपॉन एम्पेयर मीटर, ये चैप्टर में आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो चीजें क्लियर होती जाएंगी। वेबर पर मीटर स्क्वायर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जाकर पता लगेगा, ठीक है। इसकी सीजीएस यूनिट होती है बच्चों, वो गॉस होती है, जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं, यानी 1 ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 10⁴ सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये सीजीएस यूनिट हो जाएगी 10⁴ गॉस। डायमेंशंस अगर निकालना है सो इट विल बी इजी फ्रॉम दिस यूनिट, न्यूटन अपॉन एम्पेयर इनटू मीटर। न्यूटन m1 l1 t-2, एम्पियर A1, मीटर L1 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 कैंसिल, M1 L0 t-2 A-1, इसकी डायमेंशंस हो गई, ठीक है। अगेन आपका पूछ, अगर आपके दिमाग में आता है ये कहां से है, ये सब धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जहां जो जरूरत होगी उसको वहां पे क्लियर करते चलेंगे, ठीक। ये आ गया आपका बी का एक्सप्लेनेशन। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक परमिटिविटी। वैसे तो हम इसको पूरा अच्छे से डेप्थ में स्टडी करेंगे, लेकिन यहां पर इनिशियल लेवल पर एक इनिशियल आइडिया, एक रफ आइडिया मैं आपको देता हूं, व्हाट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। फॉर एग्जांपल, लेट्स से इफ वी कंसीडर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, ये मटेरियल्स क्या होंगे वी विल सी लेटर ऑन। ये 3 डिफरेंट मटेरियल्स आर प्लेस्ड इन सेम मैग्नेटिक फील्ड, सेम मैग्नेटिक फील्ड,
Now response to this magnetic field of these three materials is different. Responses कैसे हैं, या उसको अगर हम समझें, it is slightly repelling the magnetic field lines, it is slightly attracting the magnetic field lines, and it is strongly attracting the magnetic field lines. Strongly. Same magnetic field, response जो है तीनों का बिल्कुल डिफरेंट है. एक थोड़ा रिपेल, थोड़ा अट्रैक्ट और बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है. लेकिन अब आप इसको ऐसे सोचें, इनमें से कौन है 1 2 3 जो फील्ड लाइंस को अपने अंदर से जाने दे की सबसे ज्यादा परमिशन दे रहा है. परमिशन देने की एबिलिटी, परमिएबिलिटी, सबसे ज्यादा परमिशन ये दे रहा है. लेट्स से इसकी परमिएबिलिटी अगर μ3 लिखता हूं, इसकी परमिएबिलिटी अगर μ2 लिखता हूं, इसकी परमिएबिलिटी अगर μ1 लिखता हूं, तो इट इज क्लियर कि सबसे ज्यादा परमिशन ये दे रहा है. तो μ3 इज ग्रेटर देन μ2 इज ग्रेटर देन μ1, सबसे लीस्ट परमिएबिलिटी इसकी. तो परमिएबिलिटी वर्ड समझ में आ गया होगा. परमिएबिलिटी कितना कोई सब्सटेंस अपने अंदर से उसको अलाउ कर रहा है, फील्ड लाइंस को अलाउ कर रहा है, दैट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. अब वो वैक्यूम की होगी तो लिखेंगे μ0, अगर वो मीडियम की होगी तो लिखेंगे μ. देखें आप, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम अगर बोलें तो इट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन and this symbol, and where the value of mu0 is 4 pi into 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर. अभी हेनरी पर मीटर यूनिट पे हेनरी क्या है इस पे नहीं जाना, याद करना रिक्वेस्ट है. ये सब चीजें इस सेक्शन में जब आप बढ़ेंगे, आप मैग्नेटिज्म सेक्शन में आ चुके हैं. मैग्नेटिज्म आएगा, ईएम आएगा, एसी आएगा, तो जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी अपने आप ये सब चीजें क्लियर होती जाएंगी. हेनरी क्या है, अभी आपसे इतना मेरी रिक्वेस्ट है, इसको मेमोराइज कर लें. 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर. म्यू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम. लेट्स से यहां पर एयर या वैक्यूम है तो यहां μ0 है, लेकिन यहां अंदर जो है वो म्यू है. तो इस मीडियम की इसके रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ परमिएबिलिटी बन रही है. वो क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम एंड फ्री स्पेस. कैसे, अगर मैं बोलता हूं कि लेट्स से ऐसे कोई एग्जांपल है, अगर ये 10 है और ये 2 है, तो इसकी वैल्यू 10 इस 2 के कंपैरिजन में कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है. तो दिस इज रिलेटिव परमिएबिलिटी. तो मीडियम की परमिएबिलिटी विद रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम इज μr. इसको μr इज इक्वल टू μ अपॉन μ0. ये भी हेनरी पर मीटर में, ये भी हेनरी पर मीटर में होगा बच्चों. और ये क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है तो ये एक नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी. अब बच्चों एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है. जैसे मैंने आपसे कहा था, ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट के वक्त उसने जो बता रहा था, लेक्चर देने जा रहा था, उस वक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गैल्वेनिज्म, मैग्नेटिज्म को अलग से रखा जाता था, कनेक्शन नहीं माना जाता था. लेकिन वही ओरस्टेड प्रूव करना चाहता था कनेक्शन. मीनिंग यह है कि इस एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. μ0 कहां की क्वांटिटी है, मैग्नेटिक्स की. एप्सिलॉन नोट कहां की बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की. अब दोनों की वैल्यूज रखते हैं. दोनों की वैल्यू रखी, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हो गया μ0 की वैल्यू. 4 पाई इंटू 10⁻⁹ इंटू 10 इंटू 9 ये हो गया एप्सिलॉन नोट की वैल्यू फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप ले आए. अब इसको सॉल्व अगर करते हैं तो ये 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाता है, कैंसिल. 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3. 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट होगा 3/8. एंड दिस रिजल्ट वेरी वेल नोन रिजल्ट, आपको पता है बच्चों, इसे बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट. बट लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब कनेक्शन आ गया, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, स्पीड ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. आपको एक्सप्रेशन याद भी होना चाहिए, C इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ μ0 एप्सिलॉन नॉट. इससे ये पता लग रहा है, ठीक है. और यहीं से एक रास्ता भी पता लगता है कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो डिफरेंट फिनोमेना नहीं है, वो कनेक्टेड फिनोमेना है. आप कौन सी जगह पर कौन सा ऑब्जर्व करते हैं ये डिपेंड करता है, ठीक है. अब हम ये चाहेंगे कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी किया है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
तो अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका वेक्टर फॉर्म भी होना चाहिए बीएसएल का। हमने अभी मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखा है, मैग्नीट्यूड देखा, अब इसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए एक खास बात यह है, एक बार फिर से हम जो वेक्टर्स हमने स्टडी किए, ये रहा बच्चों करंट एलिमेंट, और इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन हो गई इस डायरेक्शन में जिधर करंट होगा, जैसा मैंने आपको बोला आईडीएल, और ये वो पॉइंट कंसिडरेशन में वेक्टर आर, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट द एलिमेंट टू द गिवन पॉइंट, डायरेक्शन फ्रॉम एलिमेंट टू पॉइंट, और दिस इज द एंगल थीटा। ठीक, ये है मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? पहला कॉन्सेप्ट, इफ इट इज मैग्नीट्यूड हमें मल्टीप्लाई करना होगा यूनिट वेक्टर से, दैट इज एन कैप। एन कैप और फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया है आर से। आर से ऊपर और आर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स आर क्यूब, और ये हो गया आर। नाउ सी दैट दिस पार्ट dlr sin theta n cap, dlr sin theta n cap is a cross b, a cross b, जैसे फॉर एग्जांपल ab sin theta n cap is a cross b, dlr sin theta n cap is dl cross r, तो यहां पर इसको फिर लिखा dl cross r। ये एक्सप्रेशन हो गया। तो एक डिफरेंस आपके दिमाग में हमेशा होगा, ध्यान रखें कि जब आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं नीचे क्या आ रहा है आर स्क्वायर, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ध्यान रखना इस बात का। बट व्हेन वी आर राइटिंग दिस बीएसएल इन वेक्टर फॉर्म, यहां पर आप देखेंगे दिस इज आर क्यूब, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वेक्टर फॉर्म में नीचे आर क्यूब ही आए। ऑप्शंस में ध्यान रखना होगा, बिकॉज वी नो दैट आर वेक्टर आर इज इक्वल टू आर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय द यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर जो हमने सेलेक्ट किया है उसको अगर इस वैल्यू को यहां पर इसकी जगह पर अगर मैं r इंटू आर कैप रख दूं तो क्या होगा? नीचे कितना है बच्चों? देखो आर क्यूब है, एक r कैंसिल हो जाएगा, यहां कितना रह जाएगा? स्क्वायर। और इस तरह से अगर आप देखें ध्यान से, वेक्टर फॉर्म में भी नीचे आर स्क्वायर आ सकता है अगर यहां यूनिट वेक्टर की टर्म्स में इस एक्सप्रेशन को लिखा जाए, यूनिट वेक्टर की टर्म्स में, समझ रहे बच्चों? और ये वेक्टर की टर्म्स में लिखा है तो नीचे आर क्यूब आ रहा है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। मेनली ये एक्सप्रेशन है, ज्यादा यूज में आता है, मैं इसको ऐसे बोल देता हूं, म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ठीक, अब अगला पॉइंट क्या है? अगले पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप जब पढ़ रहे थे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आपको बताया गया कि जब एक चार्ज होता है वो रेस्ट में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन वही चार्ज जब मूव कर रहा होता है तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अब यहां से आप देख सकते हैं कि हमने बोला व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ व्हाट इज करंट? करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी बेसिकली करंट तो आया चार्ज के फ्लो से ही है। अब हम इसे बोल रहे हैं करंट से मैग्नेटिक फील्ड आया, विच मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड आया, विच मीन्स एक चार्ज के फ्लो से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। यानी तो कनेक्टेड है, और ये आपने पहले पढ़ा भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इस चैप्टर की खास बात ये है कि एक चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, काफी सारे चार्जेस अगर मूव करेंगे और एक क्या बनाएंगे? करंट, तो वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर चार्ज मूव करता है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो जानते हैं कि Q अपॉन R स्क्वायर, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? इसको समझने के लिए हम अब स्टडी कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। हम चाहते हैं कि इस एक्सप्रेशन को चार्ज और उसके मोशन यानी वेलोसिटी की टर्म्स में हम बीएसएल को लिखें। तो बीएसएल के एक्सप्रेशन में एक खास बात हमें ये मिलती है कि आई डी एल क्रॉस आर एक्सप्रेशन मिला था बच्चों, अगर आपको याद हो। इस एक्सप्रेशन में अगर देखें तो डीएल जो है वो वेक्टर डीएल इस डायरेक्शन में जो होगा करंट की डायरेक्शन में, आई बाकी और चीजें भी हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। हम इस आईडीएल को रिप्लेस करने वाले हैं। लेट्स से देयर इज अ चार्ज Q मूविंग इन दिस डायरेक्शन,
with the speed v, position वो रहा r, point p, theta is angle. Let's say this charge travels dl distance in dt time. dl डिस्टेंस dt टाइम में ट्रेवल करता है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? dl by dt. मैं करंट को क्या लिख सकता हूं? करंट को अगर एलिमेंटल चार्ज है तो आप लिखेंगे dq by dt. लेकिन अगर सिंगल चार्ज चल रहा है और वो dt टाइम में dl डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो आई कैन राइट I is equal to q by dt and dl is dl. Now what is dl by dt? मैंने अभी आपसे बोला it is a speed, it's velocity. तो idl is equal to what? q into multiply by the velocity. So we are replacing idl with qv. अब बाकी चीजें अगर आप देखें तो वो वैसी ही रहेंगी. Other things will remain same, other data will remain same, other quantities will remain same, but we are replacing idl with what? qv. So mu naught idl sin theta, replace this idl with what? qv, mu naught qv sin theta upon 4 pi square. In vector form, again, if we multiply by r, if we multiply this equation, r ऊपर r नीचे, then ऊपर r qv, vr sin theta n cap, यहां पर r cube होगा, and we can write mu naught q v cross r upon 4 pi r cube. ये वही जैसे कि आइडियल को हटाया, सिर्फ इतना सा आप दिमाग में रख सकते हैं, आइडियल को रिप्लेस किया गया है qv से, और फिर यहां अगर वेक्टर है तो नीचे r cube है. सिमिलर एक्सप्रेशन आ रहा है. This is manifold due to moving charge. अब हम इसके बेसिक कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं. एक पहले क्वेश्चन की जब बात है बच्चों, तो क्वेश्चन में हमेशा आप पहले उसको, जब मैं यहां पर रीड करूंगा, आप लिखते जाएं अपने नोट्स में. पूरा क्वेश्चन एज सच जैसा है सही डेटा के साथ होना चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन, अ स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल is placed at a point P. ये डायग्राम दिया गया है और ये पॉइंट लेट्स से P है, and its position vector is R. Position vector is R, which means यहां से इसकी पोजीशन, ओरिजिन से इसकी पोजीशन वेक्टर R दी गई. This is R, this is R, and we have to find magnetic field at origin. See that हमें इससे इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता करना है, एलिमेंट वहां दिया गया, एंड वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन. इस पॉइंट पे चाहिए. अगर हम एक्सप्रेशन उठाएं तो एक्सप्रेशन होता है म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर, ये बेसिक अपना बीएसएल जो है, और 4 पाई आर क्यूब. दिस इज एक्सप्रेशन. नाउ व्हाट इज आर? आर हमेशा जैसा लिखा है, जो दिया है वो नहीं लेना है. आर है बच्चों यहां पर एलिमेंट से स्टार्ट करके किस तरफ जाने वाला? इस ओरिजिन की तरफ जाने वाला. तो हमारा इसको, इसलिए मैं इसको, क्योंकि यहां आर गिवन है तो इसको कुछ और लिखते हैं, लेट्स से आर डैश, क्योंकि आर गिवन है तो वो सिंबलिकली एक जैसे लगेंगे, इसलिए हमने उसको आर डैश के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट वही रहेगा. आर डैश इज व्हाट? वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम द एलिमेंट एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पॉइंट, व्हिच मींस सी दैट दिस इज आइडियल, दिस इज एलिमेंट, and this is pointing towards this is r dash. ये हम लिखेंगे यहां पर. But if this is r and this is r dash, so there is a relationship between r and r dash is equal to minus r. क्योंकि डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस तो वही है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो we can write r vector r dash is equal to minus r. अब अगर इसको यहां पर रिप्लेस करेंगे, और मैं इसको ऑप्शन से भी आपको समझाना चाहूंगा, ठीक है? ऑप्शन समझे, ये मैंने आपको समझा दिया, r फ्रॉम पॉइंट टू वायर माइनस r फ्रॉम वायर टू पॉइंट. अब ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, बच्चे गलती करते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं. एक एक करके ऑप्शन को बताऊंगा मैं, ये सिर्फ आंसर को नहीं बता रहा हूं, हर एक ऑप्शन को गलत करके चेक करते हैं, कौन सा सही कौन सा गलत. आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब लगता है तो बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम है. मैंने आपसे बोला, ये देखिए ध्यान से, यहां दिस इज यूनिट वेक्टर. जब यहां यूनिट वेक्टर आएगा तो एक चीज क्लियर, नीचे यहां पर आर स्क्वायर आना चाहिए था, विच मीन्स दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. दिस इज नॉट करेक्ट. व्हाट अबाउट सेकेंड?
यहां तो लग रहा है कि देखो आईडीएल क्रॉस है और आर की जगह -r लिखा हुआ है, ये कुछ बिल्कुल सही फील हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम है, अगर इफ दिस इज यूनिट वेक्टर देन यहां पर क्या होना चाहिए था, आर स्क्वायर। बाकी चीजें ठीक है, लेकिन ये तो यहां पर गड़बड़ है, तो ये ऑप्शन भी कैंसल आउट होता है। व्हाट अबाउट दिस इज सिंपली आईडीएल क्रॉस अपॉन, ये नीचे आर क्यूब है, ऊपर वेक्टर है, ये करेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दिस इज नॉट आर, हमें जो चाहिए वो -r होना चाहिए, क्योंकि दिस इज r डैश, r डैश इज ऑपोजिट टू r। अब हम इस वाला एक्सप्रेशन को देखते हैं। अगर बच्चों में r, हमने बोला कि dl क्रॉस r डैश और dl वेक्टर -r से रिप्लेस करते हैं, तो या तो यहां होना चाहिए था -dl क्रॉस r, लेकिन ये भी करेक्ट है क्योंकि r क्रॉस dl लिखा हुआ है बच्चों, देखो ध्यान से, r क्रॉस dl, ऊपर वेक्टर नीचे क्यूब, ये बिल्कुल करेक्ट है। और इसको फिर आप देखिए, क्योंकि आप dl क्रॉस r, अगर dl क्रॉस r माइनस, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस को एडजस्ट करके r क्रॉस dl, तो ये अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। प्लीज ध्यान रखना है, यूनिट वेक्टर है तो नीचे स्क्वायर आए, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन डायग्राम फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू द मूविंग चार्ज q इज इक्वल टू 1 कूलम। एक डायग्राम गिवन है, इसमें q इक्वल टू 1 कूलम 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 30 डिग्री पॉइंट पोजीशन, r इज इक्वल टू 2 मीटर पर, हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। सबसे खास बात, पहली बात तो है कि जो भी आपको डेटा गिवन हो, उन डेटा को आप हमेशा पहले नोट कर लें, q इज इक्वल टू 1 कूलम, स्पीड दी गई है, ये चार्ज की वैल्यू दी गई है, ये डिस्टेंस दी गई है और थीटा दिया गया है। इसको सिंबॉलिकली v लिखेंगे, q1 हो गया, r2 हो गया, थीटा इक्वल टू 30 हो गया। नाउ वी हैव टू पुट दीज वैल्यूज इन एक्सप्रेशन, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज b ड्यू टू मूविंग चार्ज, म्यू नॉट q v sin थीटा, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इट इज 4 pi r स्क्वायर। वैल्यू रख देते हैं, कुछ नहीं है, q की वैल्यू 1, v की वैल्यू 2, sin थीटा sin 30 बिकम्स हाफ, 4 pi r की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर। यस, म्यू नोट अपॉन 4 पाई कितना हो जाएगा, इसका हमेशा ध्यान रखना, बिकॉज वी नो दैट म्यू नोट इज इक्वल टू, वी हैव रिटन 10 to the -7, सो म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ये बहुत यूज में आने वाली क्वांटिटी रहेगी हमेशा, 10 to the -7, जैसे कि वहां पर 9 into 10 to the 9 होती है, यहां पर 10 to the -7 होती है। तो आप देखें वैल्यूज लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1 2, वेलोसिटी लिखी 30, म्यू अपॉन 4 पाई को 10 to the -7, म्यू अपॉन 4 पाई इज 10 to the -7, दिस इज 10 to the -7, ठीक है। sin 30 2 कैंसिल आउट, 1 अपॉन 4 कैन बी रिटन 0.25, एंड ऑलवेज राइट द यूनिट्स। इस यूनिट को आप ऐसे भी स्टार्टिंग में पूरा भी लिखें, टेस्ला, यू शुड राइट टेस्ला, और यू कैन राइट कैपिटल टी टेस्ला, फॉर टेस्ला, ठीक है। अब इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, डायरेक्शन कन्वेंशंस। डायरेक्शन कन्वेंशन का क्या है, कितनी सारी डायरेक्शन कन्वेंशंस हैं, एक एक को बहुत ध्यान से समझना बच्चों, ठीक। सबसे पहले जो मैं ले रहा हूं, ये जो दो डायरेक्शन आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखी हो, डॉट और क्रॉस, इनका मीनिंग क्या है, ये कैसे सेलेक्ट की जाती है, कैसे इनको लिया जाता है। तो सबसे पहले पेपर पर दो डायरेक्शंस परपेंडिकुलर बाहर और अंदर जो होती हैं उनको समझते हैं। उससे पहले आप ये समझे बच्चों कि मान लो ये एक एरो है, ये एक एरो है, ठीक है, ये इस एरो का टिप है, ये इसका बैक साइड टेल है। और एक्चुअल में अगर पुराने एरोज कभी आपने ऐसे देखा हो, कभी हिस्टोरिकल आपने कोई एपिसोड्स देखे हो, है ना, तो उसमें आपने देखा हो कि पीछे फेदर का एक क्रॉस बना होता था एरोज में पीछे, ताकि वो एरोडायनेमिक्स होती है, पीछे तो कुछ वेट होता है, तो वो इस पीछे एक फेदर्स का एक क्रॉस बना होता था, और आगे ऑब्वियसली मेटल का जो पार्ट होता है वो आगे सॉलिड पार्ट यहां पे लगाया जाता, ठीक। अब आप ऐसे समझें इसको, अभी इस चीज को छोड़ दें, क्या है इसको भूल जाएं, इससे समझें। लेट्स से दिस एरो इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में एरो जा रहा है। तो अगर ये इस डायरेक्शन में एरो जा रहा है, मैं इसको यहां से देखूंगा,
which means this arrow is moving away from me. I am the observer and this arrow is moving away from me. मुझसे दूर जा रहा है. तो which side will we see? Back side. It's back side, which is cross. Cross means यहां जो फेदर लगे हैं वो दिखाई देगा. तो ये जा रहा है एरो और इसका बैक साइड नजर आएगा. पहली चीज तो ये समझें कि एरो जब मूवमेंट करता है तो हमें कौन सी साइड नजर आएगी और फिर हम क्या बोलेंगे? सी मूविंग अवे, वी विल सी क्रॉस. अच्छा, अब अगर ये एरो मेरी तरफ आ रहा है, आई एम द ऑब्जर्वर, एरो इज मूविंग टूवर्ड्स मी, ठीक है, तो मुझे इसकी टिप नजर आएगी. ये टिप नजर आएगी और ये जो टिप नजर आ रही है ये क्या है? डॉट. इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट से. आप देखें, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल है. आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो रहते हैं, ट्रेन आ रही है और जा रही है. जरा दोनों को देखें. ट्रेन जब आ रही होती है तो उसकी जो हेडलाइट्स हैं, बड़ी सी हेडलाइट्स हैं, वो आपको, लेट्स से नाइट हो रही है और आपको ट्रेन वो चमकती है, वो चमक रही है तो आपको सिर्फ लाइट ही नजर आ रही है, बाकी उस ट्रेन का कोई पार्ट नजर आ रहा है. तो आपको ऐसा लग रहा है कि डॉट आपकी तरफ आ रहा है. ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स यू, देन आपको एक डॉट अपनी तरफ आता हुआ फील होता है. देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, है ना? बिल्कुल वैसे ही अब आप प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं, अब वही ट्रेन जा रही है. अब सबसे लास्ट में अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो ट्रेन पर एक क्रॉस बना होता है, रेडियम का क्रॉस होता है, वो चमकता है लाइट में. तो अब आप देखते हैं पीछे से येलो कलर का, कभी आपने ऑब्जर्व किया हो, क्रॉस. क्रॉस ये बताना चाह रहे हैं कि दैट ट्रेन इज मूविंग अवे. क्रॉस का मीनिंग हो गया. तो अब आप देख सकते हैं मूविंग अवे, क्रॉस, मूविंग टुवर्ड्स, डॉट. इसको अगर यहां पेपर पर बताएं तो वो भी बहुत इजी. सी दैट, आपके रेस्पेक्ट में देखना बच्चों, ये बोर्ड है. दिस एरो इज मूविंग टुवर्ड्स यू. Towards you, you will see the tip of the arrow, which means dot. अच्छा, अब अगर ये arrow, if this arrow is moving away from you, यानी कि इस तरह से आ रहा है, तो इस बोर्ड के अंदर जाएगा and you will see the cross. Cross, inverse, perpendicular to the plane of the paper. Perpendicular to the plane of the paper. यहां से इससे अगर बाहर निकल रहा है तो you will see dot. डॉट आउटवर्ड्स, बाहर आ रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर. यानी कि जब बोर्ड पर क्रॉस बना है, इनवर्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, डॉट बना है, आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर. ठीक. अब हम कुछ डायरेक्शन कन्वेंशंस में आगे बढ़ते हैं. 18 डायरेक्शन कन्वेंशंस या डायरेक्शंस के फॉर्म में आंसर आपके सामने आएगा. 18. और 18 डायरेक्शंस कैसे होंगी? वो काफी आप उससे फैमिलियर भी हैं बच्चों. ऐसा नहीं कि बहुत स्पेशल है, 18 है तो इतनी सारी कैसे हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं. बहुत अच्छे से आप जानते हैं काफी सारी डायरेक्शंस. ये जरा डायरेक्शंस देखें. इधर x, इधर y, इधर z. x y z. आप कहेंगे इधर x इधर y, ये क्या z इधर होता है क्या बच्चों? नहीं, z इधर नहीं होता. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जब हम देखें, ये होगी डायरेक्शन x की, ये डायरेक्शन होगी बच्चों, ये होगी डायरेक्शन y की, ये y, ये x, और जो z है, वो जो z जो हम लेंगे वो ऐसे है. अब ये तो एक 3 डायमेंशनल व्यू बन रहा है. अब जब 3 डायमेंशनल व्यू बन रहा है और उसको 2 डायमेंशन में बनाना है तो ये एक तरीका है. जब कभी 3 डायमेंशंस फिगर को बोर्ड पर बनाना, बोर्ड मतलब 2 डायमेंशंस, तो आपको फिर इस तरह से बनाना पड़ता है और स्लाइट लाइन डेप्थ को दिखाती है. लेकिन हम इस चैप्टर में ये कन्वेंशन 1-2 जगह यूज लेंगे, बाकी यूज में नहीं लेंगे. हम तो ये बोलेंगे सी दैट, ये रहा इधर x, इधर i कैप. इस तरफ आप समझ सकते हैं, इसके ऑपोजिट अगर हम जाते हैं तो क्या मिलेगा? इसके ऑपोजिट जाने पर -x मिलेगा. आप देख सकते हैं बच्चों, दिस डायरेक्शन इज विच डायरेक्शन? -x. दिस इज व्हाट? -y. और इधर नहीं है z, ये मैं बता रहा हूं रिप्रेजेंट करने के लिए. z तो बाहर या अंदर. अभी देखते हैं क्या हो रहा है. सी, दिस इज विच डायरेक्शन? x, दिस इज y एंड दिस इज z. अगर ऐसे एरो आ रहा है तो आप बोलेंगे आउटवर्ड्स. ऐसे जा रहे हैं बोर्ड के प्लेन के 2 क्रॉस.
ठीक, डायरेक्शन बनाते हैं x i कैप माइनस एक्स माइनस आई कैप प्लस वाई प्लस जे कैप माइनस वाई माइनस जे कैप एंड देयर आर टू मोर डायरेक्शंस k कैप प्लस माइनस k कैप. Plus k cap is taken outwards. But please ध्यान रखना, हमेशा फिक्स मत कर देना कि ये आउटवर्ड्स ही होगा प्लस k कैप, क्योंकि हमने यहां x लिया है, यहां y लिया है. ये x है, ये y है, ये i कैप है, ये j कैप है. I क्रॉस J एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन सिस्टम है हमारा. यू नो दैट I क्रॉस J इज इक्वल टू प्लस k कैप. एंड व्हाट इज I क्रॉस J? I क्रॉस J आपको थोड़ा सा आइडिया होगा. I क्रॉस J ऐसे घूमेंगे तो डायरेक्शन बाहर, इसलिए प्लस k कैप बाहर होगा. ध्यान रखना इस बात का. यह मत सोचना कि प्लस k कैप हमेशा ही बाहर होगा. आप सोचें अगर इस x को मैं यहां बना दूं, y को यहां बना दूं, कई बार क्वेश्चंस में ऐसा करता है एग्जामिनर. इस x को यहां बना दूं, y को यहां बना दूं, देन I क्रॉस J अंदर चला जाएगा, माइनस के कैप अंदर चला जाएगा. लेकिन इन जनरल कुछ नहीं कहा जाए, या मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में कन्वेंशन यही रहता है, प्लस x इधर प्लस y इधर, बाहर आ जाता है प्लस z, और प्लस z जो बाहर आएगा प्लस के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर डॉट है और क्योंकि बाहर आ रहा है उसको डॉट से बताएंगे. ठीक है, और अंदर अगर जा रहा है, बोर्ड के अंदर अगर जा रहा है तो उसे बोलेंगे माइनस जेड डायरेक्शन, माइनस के कैप, क्रॉस बोलेंगे. तो ये 6 डायरेक्शंस होंगी, प्लस माइनस आई कैप, प्लस माइनस जे कैप एंड प्लस माइनस के कैप. ठीक, अब 6 और लेते हैं. ये बड़ी सिंपल है. अगर कोई चीज इधर जा रही है तो राइटवर्ड्स, इधर है तो लेफ्टवर्ड्स, इधर है तो पेपर में अपवर्ड्स, इधर है पेपर में डाउनवर्ड्स, और आप देख सकते हैं अगर ये एरो बाहर आ रहा है यानी कि डॉट डॉट आउटवर्ड्स, ये एरो अगर अंदर जा रहा है यानी क्रॉस इनवर्ड्स होंगी. 6 और हो गई, राइटवर्ड्स, लेफ्टवर्ड्स, अपवर्ड्स इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड और पेपर, डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, इनवर्ड्स. 6 डायरेक्शंस और हो गई. ऐसे भी आंसर आता है. इनको वेक्टर फॉर्म में भी लिखते हैं. जैसे आपका आंसर आया प्लस जे कैप, तो उसको ऑप्शंस में क्या लिखा जा सकता है? प्लस जे कैप को अपवर्ड्स. यहां पर देखें अपवर्ड्स इन द प्लेन ऑफ द पेपर, ये अपवर्ड्स होगा. यानी कि ये हो गया कि ये इनको कनेक्ट भी कर सकते हैं. ये आई है, ये जे डायरेक्शन है, ये माइनस आई है, और ये माइनस जे, ये प्लस के, ये माइनस के कैप है. और लास्ट में जो डायरेक्शंस हैं वो डायरेक्शन से बच्चों जो आप बहुत फैमिलियर हैं. कौन कौन सी डायरेक्शन है इसको भूल जाए एक बार, इस वाले पार्ट को बहुत ध्यान समझना. आप सब जानते हैं 4 डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ. लेट्स से दिस इज ईस्ट, दिस डायरेक्शन इज ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ. अभी 2 और. अब हम यहां पर हैं तो हम किसी भी चीज को कितनी डायरेक्शन में जाते हुए देख सकते हैं. वैसे तो काफी सारी डायरेक्शंस हैं, लेकिन परपेंडिकुलर सेंस में अगर सोचें तो इधर जा रही कोई चीज, इधर जा रही है, कोई इधर भी मूव कर सकती है, कोई इधर मूव कर सकती है. लेकिन 2 जगह 2 चीजें, 2 डायरेक्शंस और हैं. कौन कौन सी बच्चों? एक ऊपर भी तो है, कोई चीज ऊपर जा रही है, कोई चीज नीचे जा रही है इन एयर, तो 2 डायरेक्शंस और हो गई. तो अगेन 6 डायरेक्शंस. अब इन 6 डायरेक्शंस को कैसे बोर्ड पर बताएं, तो उसको बताने के लिए प्लीज ध्यान से देखिए सब बच्चे. मैं यहां पर ये ले रहा हूं ईस्ट, प्लीज ध्यान से कैसे बच्चे, ये ले रहा हूं बच्चों ईस्ट, ये ले रहा हूं वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ. अब कोई चीज ऊपर जा रही है, जैसे कि आप तो इसको अपनी इस रजिस्टर को रख दें और इन डायरेक्शंस को अपनी कॉपी पर बनाएं. आपका रजिस्टर रखा हुआ है और ये डायरेक्शन सीधे कॉपी पर बनाएं तो आपके रजिस्टर पर, अपनी कॉपी में ये इधर बनेगा ईस्ट, इधर बनेगा वेस्ट, ये बन जाएगा नॉर्थ, ये साउथ. अब आप ऊपर से देख रहे हैं, कोई चीज अपनी उस पर गिरा दें, कॉपी अपने रजिस्टर पर गिरा दें, तो वो आपसे दूर जा रही होगी, तो वो आपके रजिस्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर जा रही होगी, यानी क्रॉस. तो जो अपने पेपर में, अपने रजिस्टर में क्रॉस बता रहे हैं, एक्चुअली एयर में क्या जा रही है? डाउनवर्ड्स. और कोई चीज अगर ऊपर आ रही है, ऊपर से आप देख रहे हैं अपने रजिस्टर को, तो आपको डॉट नजर आएगा. यानी एयर में कोई चीज अपवर्ड जाएगी तो हम बोलेंगे, एयर में कोई जो अपवर्ड जाएगी तो उसको पेपर के हिसाब से बोलेंगे डॉट.
मीनिंग अब कनेक्ट करते हैं, अगर कोई पार्टिकल ईस्ट में जा रहा है, इसका मीनिंग दूसरे ढंग से और क्या हो सकता है, वो प्लस आई कैप में मूव कर रहा है। दूसरा, वो राइटवर्ड्स मूव कर रहा है पेपर में, ये सब आपस में कनेक्टेड है। तो जब आप एयर में डायरेक्शंस अपनी रियल लाइफ में देखते हैं तो इसमें 6 डायरेक्शंस और हो जाती हैं, ये चारों तो आप जानते ही हैं। और ये हो गया वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। जैसे मैंने ये अप और डाउन बनाया, आप लोग यहां से कंफ्यूज, सर अपवर्ड, ये ऊपर तो नॉर्थ जा रहा है, आप इधर बता रहे हैं, बच्चा कंफ्यूज होता है। नहीं, ये जो बनाया गया है, ये बोर्ड पर आपने जो सीखा है, ये रजिस्टर पर इस तरह से देखें, ध्यान से, ये ऐसे, एक बार मैं डायरेक्शन को बोलूं, ये ईस्ट वेस्ट हो गया, नॉर्थ साउथ हो गया, और ये वर्टिकली अपवर्ड्स हो गया। लेकिन जब आप इस बोर्ड को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या ऊपर से देख रहे हैं क्या बच्चों? नहीं, इस बोर्ड को जो हम देख रहे हैं तो हम यहां इसको देख रहे हैं तो ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन जब इस बोर्ड को देख रहे हैं तो सामने से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। तो इस पूरे सिस्टम को रोटेट करके आपके व्यू में अगर लाऊं तो बिल्कुल क्लियर है। दे सी दैट ये वाली लाइन नॉर्थ बनती है आपके रजिस्टर में, जब आप बनाओगे रख के रजिस्टर को, तो ये जो नॉर्थ है, जब आप इसको ऐसे व्यू में लाओगे तो नॉर्थ इधर चला गया। ये देखिए ध्यान से, ये ऐसे था, ये घुमाया, सिस्टम घुमाया, और ये आ गया नॉर्थ ऊपर। ठीक है, आप देखेंगे ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन चेंज नहीं, ये वही है, ये अभी भी वैसे ही है और ये वैसे ही है, लेकिन नॉर्थ जो इधर जा रहा था वो ऊपर विजुलाइज होता है, और जो डॉट ऐसे था वो ऐसे नजर आ रहा है। ठीक, फाइनली यहां डायरेक्शन कन्वेंशंस में कंक्लूड करता हूं, समराइज करता हूं बच्चों, और वो ये कि जब डायरेक्शंस का आंसर आता है तो आप कनेक्टेड करके देखेंगे, ऑन पेपर ही देखना है। और लास्ट में बोल रहा हूं कि इधर ईस्ट वेस्ट हो गया, इधर नॉर्थ साउथ हो गया, ऑन पेपर अगर कोई पार्टिकल क्वेश्चन में आता है अ प्रोटॉन इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स, तो उस वर्टिकली अपवर्ड्स को आपको बताना है ऑन पेपर डॉट, प्रोटॉन्स आर फॉलोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो आपको फिर उसको बताना है ऑन पेपर क्रॉस।